all spherical coordinate. Geometrically, say maybe this is the P point. In Cartesian coordinate, its coordinates are x, y, and z. In the similar way, project this point onto the xy plane. Okay, and then join this with the x-axis as well as with the y-axis. In the similar way, you join with the z also. Okay. This point P is, say, maybe the rho distance from the origin. Okay, and the projected part point is represented by, say, R. Okay, say represented by R. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखनी है जो इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए. कुछ एंगल्स और ये जो डिस्टेंस आपको रो दी है ये सिंपल है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा. हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन जो प्रोजेक्टेड प्लेन है उसके अंदर जो एंगल आपका इसके साथ बन रहा है, दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज नोन एज द पोलर एंगल. ठीक है, पोलर एंगल मीन्स यू रोटेट फ्रॉम 0 to 360 टू कंप्लीट ए सर्किल. सो जैसे आपने पोलर में इसको 0 से 360 लिया था, सेम यहाँ पर भी यही वर्क है इसका, पोलर की तरह ये वर्क कर रहा है. एक अनदर एंगल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दिस इज मेजर्ड बाय से फाई. इसको हमने फी से रिप्रेजेंट कर लिया है और ये एंगल बेसिकली आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ये जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है अभी, क्योंकि हम 2 डायमेंशंस में इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उतना स्मूथली आपको विजुअल नहीं होगा. ये बेसिकली जो फी आप एंगल ले रहे हैं वो आपका एक जेड एक्सिस है, उसके साथ है, एंड आपके पास एक परपेंडिकुलर टू दिस जेड जो आपने आर ये जो लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसके साथ ये एंगल आपका फॉर्म हो रहा है. तो ये आपने ये पॉइंट आपका आप पी, इसके साथ दिस एंगल इज द फी. ये बेसिकली आपका फी है. ये आर आपका परपेंडिकुलर होगा, ये ऑब्वियस है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझ आ जाएगा. जैसे हम एक रूम कॉर्नर की बात कर रहे थे फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम आप उसी तरीके से अज्यूम कर लीजिए. जेड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, आपने अपवर्ड डायरेक्शन में जेड कंसीडर कर लिया. देन एक्स वाई प्लेन के अंदर आपका जो प्रोजेक्टेड पार्ट है आपका, वो एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट आपने जो पी लिया है उसका इमेज आपने देख लिया, सेम डिटो जस्ट उसके बिलो आप उसको एज्यूम कर लीजिए, वो आपके पास आ गया. सो वहां से आपने कॉर्नर जो आपने कंसीडर किया था ओरिजिन, वहां से आपने इसको ज्वाइन कर दिया प्रोजेक्टेड पॉइंट को. तो अब ये जो आपने लाइन ली है प्रोजेक्टेड पार्ट एंड द जेड एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं, वो आपको दिमाग में रखना है. बेसिकली इस वाले फिगर में जो हमने राइट साइड में बनाया उसमें ये विजिबिलिटी नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने उसको लेफ्ट अलग बनाया हुआ है. ठीक है, तो इसका आप बाइफरकेशन भी अगर देखना चाहें तो बाइफरकेशन कर सकते हैं. दिस इज द रो, इफ दिस डिस्टेंस इज रो देन दिस इज रो साइन फी एंड दिस इज रो कॉस फी. तो ये जो आर आप लेते हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पर रो साइन फी मिल गया है, एंड ये जो जेड आपका है दिस इज रो कॉस फी. अब बचता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का. जेड का तो कर दिया है, अब एक्स और वाई पे क्या होगा वो हमें और देखना है.
सो ये बेसिकली जिस तरह से हमने ज्वाइन किया, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये वाई आपका कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का रिप्रेजेंट हो रहा है, जेड आपका ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो अब इसको अगर आप पोलर में इसको यहाँ पर आपके पास एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर ये जो r इक्वल्स टू रो साइन फाई वाली लाइन है, ये कौन सी x एक्सिस है या फिर y एक्सिस है? बच्चे, ये लाइन है प्रोजेक्टेड पार्ट, जो आपने प्रोजेक्शन लिया है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, उसको आपने ज्वाइन किया है थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वो जो लाइन आपके पास आ रही है, उसको यहां पर मैंने R से सिंबलाइज किया है। और ये जो आपके पास Z और R के बीच का एंगल होगा, ये ऑब्वियसली आपके पास एक्स वाई प्लेन एंड Z एक्सिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सो उसको ये बाइफरकेट, यस सर। उसी के बेस पे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि दिस इज द रो साइन फाई। ओके, सो नेक्स्ट आपका बाइफरकेशन रह जाता है फॉर दिस जेड, तो सॉरी एक्स एंड वाई। इसके लिए भी अगर आप अलग से बनाना चाहें तो आप इसको भी बना के देख सकते हैं। फॉर एक्स एंड वाई, ये आपके पास x हो गया, दिस इज द y, ये आपका प्रोजेक्टेड पार्ट है, इट्स नॉट p, ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, ठीक है। यू कैन से समथिंग p डैश, तो ये हमारा p डैश आ गया, और जिसको हमने कितना माना था r, इसके लिए x के साथ ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। सो व्हाट इज द सेगमेंट ऑन x एंड व्हाट इज द सेगमेंट ऑन y? x पर आपको कितना हो जाएगा, ये r cos थीटा, ऑन y दिस इज r sin थीटा। ओके, सो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं x इज r cos थीटा, बट द r इज गिवन रो sin phi cos theta, y is r sin theta, but r is rho sin phi, so this is rho sin phi sin theta, and z is r sin, sorry, z is directly rho cos phi. So this is the relationship between Cartesian and the polar coordinates. तो यहाँ पर जो आपको डिवीजन दिखाना था कि विच वन इज द रो, विच इज द आर, थीटा किसके साथ बन रहा है, फाई कौन सा एंगल है। अब ये वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती हैं? थीटा का तो आपको अंडरस्टूड है कि पोलर में आप इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज 0 टू 2 पाई। सो मैं इनको डिफाइन भी कर देता हूं। जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, रो थीटा एंड फी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, रो इज distance from origin to the point, distance from origin to point P, and what is the theta? Theta is the polar angle, so its value goes from 0 to 2 pi, and this phi is known as azimuthal angle, azimuth angle। ये आपको इस नेम पर मत जाइए, इसको कैसे मेजर करना है ये देखिए। मेजर measured from the positive z axis to the ray from origin through P। ये
सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो रे इन द एक्स वाई प्लेन आप ड्रॉ कर रहे हैं, या आप जो रे प्रोजेक्टेड पॉइंट पर आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका एंगल है। सो अब ये कितना जा सकता है, ठीक है। आप वो उधर से पूरा जो स्फीयर आपको बनाना है, एक तरह से आप इसको इस तरह से समझिए कि आपको स्फीयर बनाना है, तो स्फीयर के लिए आपको पोलर एंगल तो आपके पास थीटा अवेलेबल है कि आप उसको 360 तक रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसको आप देखना चाहें थोड़ा सा, तो एक जो आप वॉल कंसीडर करते हैं उसको कंसीडर कर लीजिए और हाफ सेगमेंट उसका कट कर लीजिए, हाफ वॉल कंसीडर कीजिए। सो जो आपके पास फ्लैट पार्ट है, दिस इज द सर्कुलर, तो इसमें जो सर्कुलर पार्ट है दिस इज जनरेटेड बाय द थीटा। अब आपको चाहिए फुल बॉल, एक आपका जो कंप्लीट स्फीयर है उसको आपको जनरेट करना है। तो अब इस कंप्लीट स्फीयर को जनरेट करने के लिए आपको फाई कितना मूव कराना चाहिए। सो अब आपके पास, इसको आप एक तरह से समझिए कि आपके पास हाफ पार्ट अवेलेबल है। इस हाफ पार्ट को जब आप रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, जब आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप एक कंप्लीट करने के लिए आपको कितना इसे रोटेट करना पड़ेगा। ये जो स्फीयर है उसको कंप्लीट स्फीयर बनाने के लिए आपको कितना रोटेट करना पड़ेगा इसे। आप फ्लैट मान लीजिए, जो आपका एक्स वाई प्लेन है उसके पैरेलल इस फ्लैट पार्ट को ले लीजिए। जब आपने परपेंडिकुलर की तरफ इसको रोटेट किया, 90 पर गए, तो आपके पास 3/4 आपकी वॉल जनरेट हो गई है, 3/4 स्फीयर जनरेट हुआ। देन अगेन 90 से आपने मूव कराया इसको 180 तक। जैसे ही आप इसको 180 तक आए, मीन्स जो आपके पास लेफ्ट साइड थी वो वाला पार्ट राइट में आ गया, जो राइट में पार्ट था वो लेफ्ट में आ गया। तो आपके पास कंप्लीटली जो आपकी हाफ वॉल थी, जिसको फ्लैट पार्ट आपने अपवार्ड डायरेक्शन अगर मान लीजिए रखा है, या आपने अगर उसको डाउनवार्ड डायरेक्शन रखा है, तो उसको रोटेट करते हुए आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो फेस है वो आप अचीव कर रहे हैं। और आप की जो हाफ वॉल थी वो एज इट इज आपने नीचे कंसीडर की हुई है। सो ऊपर आपको इसको कंप्लीट हाफ करने के लिए कितना एंगल रोटेट करना पड़ा, दिस इज बेसिकली योर फी। तो दिस वन इज 0 to पाई। तो ये आपके यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो कि कौन सी क्वांटिटी हमने किस तरह से यहाँ कंसीडर की है और एंगल इतना ही क्यों कंसीडर किया है। सर एक बार ये समझा दो, 5 वाला कैसे किया। मैंने आपको बोला कि आप जो हाफ ऑफ स्फीयर कंसीडर कीजिए, यानी हाफ बॉल कंसीडर कर लीजिए, तो आपको एक फ्लैट पार्ट मिल जाएगा एक साइड, और एक साइड में आपके पास स्फेरिकल शेप होगी। तो जो फ्लैट वाला पार्ट है, ठीक है, ये हाफ आपके पास अवेलेबल है। अब इस हाफ को हम कितना रोटेट करें, आपको रोटेट कितना करें, मीन्स ये रोटेशन आपका बेसिकली उस एक्सिस के अबाउट है जिससे कि हम इस स्फीयर को कंप्लीट कर सकें। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इस हाफ को स्फीयर को क्यों कंसीडर किया। ये बेसिकली हाफ स्फीयर मेरे पास इसलिए कंसीडर किया गया है बिकॉज जब आप एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको आर सेपरेशन मिल गया, आर आपकी रेडियाई हो गई, थीटा आपने एंगल यहाँ पर लिया हुआ है। सो उस एंगल को कितना रोटेट कर रहे हैं जिससे आपका स्फीयर जनरेट हो सके। भाई थीटा को आपको कितना रोटेट करना है जो आप एक्स वाई प्लेन के अंदर, जिससे आप पूरा सर्कल जनरेट कर सकें। तो सर थीटा 2 तो पाई आपका नहीं एक्स वाई के मिलेगा अंदर ही है, 2 पाई। सो 2 पाई पूरे आपने ले लिया। अब आप अच्छा स्फीयर को छोड़िए, आप स्फीयर मत लीजिए। अब मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली कोई एक ऐसा, आप सभी लोग जो कंगन वगैरह जो गर्ल्स हैं वो पहनते होंगे, या फिर जो बॉयज हैं वो कड़ा वगैरह पहनते हैं नॉर्मली, बस उस तरह के एक कोई कंसिडरेशन आप ले लीजिए, उसको आप फ्लैट रखिए, ठीक है। जो आपका लेवल है, मीन्स फ्लोर आपका है, उसके पैरेलल आप अपनी हथेली पर उसको पुट कर लीजिए, ओके। इसके बाद अब उस कड़े को, या जो आपका, अभी मैं क्या बोल रहा था दूसरा वर्ड, कंगन, जो आपका कड़ा या कंगन जो भी चीज है, उसको आप अब उस फ्लैट पोर्शन से रोटेट कराना स्टार्ट कीजिए वर्टिकल डायरेक्शंस में, वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली। अब आपको वर्टिकली उसको रोटेट कराना है। जैसे आप उसमें थोड़ा थोड़ा एंगल रोटेट कराकर 90 पर पहुंचेंगे, देन आपको उसको देखेंगे कि आपके पास अब जो आपका
कड़ा या आपका जो कंगन है वो वर्टिकली सर्किल फॉर्म कर रहा है। अब वो वर्टिकली सर्किल फॉर्म कर रहा है, इसके लिए और इजीली आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये एज्यूम कर लीजिए कि ये किसी मटेरियल को लीव कर रहा है अपने पीछे, कुछ ऐसा आपके पास है जिससे आप कुछ मटेरियल को लीव करते हुए जा रहे हैं। तब आप एनालाइज करेंगे कि जो आपका फ्लैट पार्ट था, जो आपके पास प्लेन में था, वो आपका एक साइड में आपके पास 1/4 पार्ट ऑफ स्फीयर आपको मिला है और दूसरी साइड में भी 1/4 पार्ट ऑफ स्फीयर आपको मिल रहा है। तो बचा हुआ आपका, अगर आप मान लो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको स्फीयर मिल रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिल रहा है, थर्ड नहीं, सेकंड एंड फोर्थ के अंदर मिल रहा है। अभी फर्स्ट और थर्ड बचा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशंस को ही इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 आपको अगर दिखाऊंगा तो फिर समझ नहीं आएंगी। फिर बचा जो आपका फर्स्ट और थर्ड है, जैसे ही आप फिर अगेन उसको और रोटेट करेंगे, अब वर्टिकल से अगले और रोटेट करना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज ही, तो आप एनालाइज करेंगे कि जैसे ही जो आपके पास राइट साइड में आपके पास जो सेगमेंट था वो लेफ्ट पहुंच गया है। ठीक है, जो साइड लेफ्ट राइट की तरफ थी वो लेफ्ट की तरफ पहुंच गई, जो लेफ्ट की तरफ थी वो राइट की तरफ आ गई। दैट इज लेफ्ट टू राइट आपने टोटल कितना एंगल रोटेट कर लिया है। तो उस एंगल को हम यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं फी। और जो आप कंप्लीट अपना जो रिंग फॉर्म कर रहे थे या जो आपने डिस्क फॉर्म की है, सर्कुलर डिस्क, उसको ऑलरेडी आपने पोलर में किया हुआ है। जो आप 0 से 360 तक रोटेट करते हैं तो आपको एक डिस्क मिल जाती है। सो ये बेसिकली वहीं से मैंने पूरे जो एंगल्स और डिस्टेंस आपके पास लिखी गई हैं वो मेंशन की हुई है। अब आपके पास, हाँ बोले, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपके पास कि आपको इस पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अभी मुझे बेसिकली एक वॉल्यूम बताना है कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी इमेज इतनी स्मूथ ड्रॉ नहीं हो पाती है। सो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको इमेज को कॉपी किया हुआ है। इसको जूम भी कर लिया। ये स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर एक आपके पास, मैं इसको मार्क करता चलूंगा, ये आपके पास मान लीजिए इनर सेगमेंट है आपके स्फीयर का। ठीक, ये इनर सेगमेंट है दिस वन। मैं इसको कलर चेंज कर दूं थोड़ा, आई होप देन इट इज मोर विजिबल। दिस वन, अभी बनाने की वजह से थोड़ा इस तरह से इसको दिखाना पड़ता है। तो ये इनर स्फीयर है। अब आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, दैट इज आपको अपने स्फीयर में कुछ चेंज करना होगा। सो दिस इज द आउटर स्फीयर। तो इसके बीच में आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। जो स्मॉल एलिमेंट आपके पास फॉर्म हो रहा है दिस वन, एंड ये बेसिकली इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह से इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास एक क्यूबिकल शेप में कुछ ये आपको यहाँ पर मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली क्यूब, बट क्योंकि ये आपके पास कर्वीलिनियर शेप आपकी बन रही होगी, तो अगर हम उसको स्मॉल सेगमेंट में कंसीडर करते हैं देन जस्ट लाइक कंसीडर्ड एज ए क्यूबिकल शेप। सो अब इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। सो इस स्मॉल सेगमेंट का आपको वॉल्यूम कितना होगा वो इसको यहाँ पर मार्क कर लिया, सपोज dv विच इज दिस वन। अब ये आ कैसे रहा है, अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये वैल्यू आएगी कैसे। ठीक है, अभी हमारा मेन टास्क है कि हमें ये वैल्यू मिलेगी कब और कैसे मिल रही है। सो अब आपके पास जो P पॉइंट था दिस वन, ठीक, तो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज बेसिकली रो। सो अगले फर्दर आपने इसको इंक्रीज करा दिया, देन यू कंसीडर दिस इज द रो प्लस डेल्टा रो। ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसको डेल्टा रो कह दिया। ये फेस यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट की है। ये बेसिकली यहाँ पर इसने बनाया है, बहुत अच्छे से आपको विजुलाइज हो रहा है। मैं यहाँ पर बनाता तो आपको समझ नहीं आता इतना अच्छा। सो ये जो वाली इसने साइड ली है, ठीक है, इसी को उठा के यहाँ पर इसने प्रोजेक्ट कर दिया है। दिस वन इज बेसिकली रो, जिसके लिए मैं यहाँ पर अभी बता रहा था। अब इसके बाद एजीमुथ एंगल आपके पास जेड और आर के साथ होता है।
सो ये जो आर आपने लिया हुआ है, यहाँ पर इसने इसको नीचे प्रोजेक्ट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करके दिखाया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, बाद में इसने ये फेस अलग बनाया है। सो ये बेसिकली यहाँ तक का आपके पास आर था, आर की वैल्यू हो गई रो साइन फाई, ठीक, तो ये रो साइन फाई, और इसमें अब आपके पास एंगल कितना आ रहा है, थीटा। भाई एक्स वाई प्लेन के अंदर तो आपके पास थीटा रेंज हो रहा है, तो थीटा में कितना चेंज हुआ, ये दिस वन। तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है दिस एंगल इज द डेल्टा थीटा। सो दिस वैल्यू इज रो साइन फाई, एंड अब आप इसको कंप्यूट करेंगे, देन दिस इज द रो साइन फाई डेल्टा थीटा। तो ये जो फेस आपको यहाँ पर इंडिकेट की गई, दिस फेस, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा दी गई। अब ये फेस की वैल्यू नहीं होगी, दिस इज बेसिकली दिस साइड, दिस वन, ठीक है। सर ये थीटा एंगल कौन सा है? थीटा हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, वहां पर नहीं दिखा पाएंगे बच्चे, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क, थीटा तो आपका ये हो गया एक्स के साथ, मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल है थीटा। अब उसके बाद फर्दर इसको और इसने बनाया हुआ है, क्योंकि आपका सेगमेंट जो है स्मॉल क्यूब बनाया हुआ है, तो इसको जो बढ़ा के इसका जो फेस यहाँ पर दिख नहीं रहा, वो फेस यहाँ पर इसने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ा जो इसमें गैप आ रहा है, इसके बाद जो यहाँ पर मैंने मार्क किया, दिस एंगल इज द डेल्टा थीटा। भाई थीटा यहाँ तक है, थोड़ा सा और बढ़ाया, देन दिस इज द डेल्टा थीटा। तो ये इसका जो फेस आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आपको इंडिकेट कर दी गई, दिस इज द रो साइन फी डेल्टा थीटा। इसी तरीके से अब आपके पास बचती है एजीमुथ एंगल के साथ दिस वन, दिस साइड, ये वाली आपकी बच रही है, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम इज बेसिकली लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो अब आप इसको चाहे लेंथ कह लीजिए, इसको विड्थ कह लीजिए। अब हाइट वाला सेगमेंट जो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो बेसिकली जो नीचे वाले साइड से है, वो यहाँ से लेना था, जो ये आपको दिखाया गया है, ठीक। मैंने ये वाला तो बड़े इजीली आपको बता दिया कि अगर ये इतना आपके पास हो गया, ठीक, ये वैल्यू आपको बता दी कि ये इतनी हो गई है, कि डेल्टा रो जो यहाँ पर मार्क कर दी गई। सो ये जो वैल्यू है, ये कितनी आएगी, इसको, ये कर्वीलिनियर में है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है दिस एजीम्यूथ एंगल के साथ, और दिस वन इज द रो डेल्टा फाई, दिस साइड। तो यहाँ पर भी अभी भी आपको बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। तो अब हम इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मान लीजिए आप हाइट है, दिस वन इज द लेंथ, देन दिस वन और दिस वन इज द विड्थ, चाहे आप इसको कॉल कर लीजिए। यहाँ पर तो वैसे देखने में तो ये भी आपको ट्रायंगुलर टाइप दिखेगा, ठीक है, ये तो ट्रायंगुलर टाइप का दिखेगा। तो आपके पास वन इज लेंथ, जिसको हम इस तरह से कॉल करते हैं डेल्टा रो, दिस इज द विड्थ, ठीक, एंड दिस वन इज द हाइट। सो आपके पास जब इन तीनों कंपोनेंट्स को आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट कंपोनेंट इज डेल्टा रो इनटू रो डेल्टा फाई इनटू रो साइन फी डेल्टा थीटा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे, देन दिस कम्स रो स्क्वायर साइन फी डेल्टा रो डेल्टा फी डेल्टा थीटा, और आप डेल्टा थीटा पहले भी लिख सकते हो। ये सीक्वेंस सेम फर्दर डेल्टा रो डेल्टा फी एंड डेल्टा थीटा, ये आपका एक सीक्वेंस होगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करेंगे कि विच वन कम्स फर्स्ट और विच वन कम्स लास्ट। एक हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें लिमिट्स के बारे में थोड़ा सीख पाएंगे अच्छे से। सर ये अभी हमने निकाला क्या है? ये तो हमने वॉल्यूम डिफाइन किया है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाउ टू डिफाइन द वॉल्यूम। आपने जैसे 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम लिखा था, सेम उसी तरीके से आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम डिफाइन किया है।
सो अब हम एक यहाँ पर नोट भी लगा सकते हैं। अगर मैं एक नोट की बात करूं, मींस वॉल्यूम इंटीग्रल। सर हाँ बोले। सर ये तो स्फेरिकल के एक सर्टेन पार्ट का वैल्यू निकाला है ना आपने? हाँ, अभी ये एक स्मॉल सेगमेंट का आपने वॉल्यूम फाइंड किया है। अगर हमें इसी तरह से पूरे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो, देन यू कैन इंटीग्रेट दिस यस सर, इंटीग्रेट वॉल्यूम ओवर द लिमिट्स रो phi as well as theta. So rho is the radii, phi is the azimuth angle, and theta is your polar angle. So हम अभी उसी के लिए करेंगे, वॉल्यूम का ही स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं एक नोट आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्क कर दूं, मीन्स convert your Cartesian integral, triple integral into the spherical integral formula. So suppose you have the region D in the Cartesian coordinate f x y z and this is the dv. मैं यहाँ पर इसका सीक्वेंस नहीं दे रहा हूँ, सिंपली जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Then this can be written as maybe some d dash. D dash is the spherical region and D is the region in Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate it may be the cube or something just like cuboid और एनी एसिमेट्रिक रीजन, जस्ट जिसमें आपने जेड सिंपल कंसीडर किया है एंड बाई पर फिर लिमिट्स देखी हैं, एक्स पर लिमिट्स आपने देखी। सो वो एक्स वाई प्लेन के सॉरी कार्टेशियन आपके सिस्टम के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन डी से लिया है, स्फेरिकल के अंदर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन डी डैश से कह दिया। देन दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज रिप्लेस बाई रो साइन फी कॉस थीटा, y is represented by sin phi sin theta, z is represented by rho cos phi, and then this dv, this is basically your dv. Okay, this is your dv. So this is rho square sin phi d rho d phi and d theta. बाकी d dash आपका डिसाइड करेगा दिस सीक्वेंस। Okay, sequence is defined by this d dash. So अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ऑफ रेडियस मे बी कैपिटल आर। अब सभी लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो नाउ यू प्रूव बाय द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। डायग्राम तो यहाँ पर बहुत स्मूथ तो नहीं बनेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ फिर भी बनाने की। You have a sphere, maybe something like this. Okay. Consider this is your point P. Its radius is basically R, but it is denoted by rho. Azimuth angle is P. Take the projection onto the xy plane. Its value is R and this angle is theta. So ये कंप्लीट स्फीयर आपके पास यहाँ पर गिवन है और कंप्लीट स्फीयर के केस में आपको सारी वैल्यूज पता है, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं रो की बात करूं, जैसे हम अपना इंटीग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट में करते हुए आए, हाउ मच इज द रो वैल्यू। सो यहाँ पर अगर मैं रो की लिमिट्स की बात करूं कि रो मेरा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सो रो इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द दिस बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री इज गिवन बाय द
स्फीयर्स वैल्यू, एंड स्फीयर के आप जो वैल्यू देखेंगे दिस इज द रेडियाई आर। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट रेडियाई डिफाइंड है इस स्फीयर के लिए। तो अगर आप रो की बात करें तो रो आपके पास स्टार्ट हो रहा है 0 टू आर, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई यहाँ पर चाहे आप रो यहाँ से देखें चाहे दूसरी किसी भी फेज पर आप इसको देखें, रो इज ऑलवेज सेम। व्हाट इज द थीटा? कंप्लीट स्फीयर के केस में थीटा इज अगेन 0 टू 2 पाई, एंड व्हाट इज योर फी? 0 टू पाई in spherical coordinates। अभी देखिए हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। हम अगर इसका कन्वर्जन करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन आप इसमें जो क्वांटिटीज पुट करेंगे, सो आपके पास बेसिकली ये जो रो है वो आपको मिल जाएगा। आपके जो कन्वर्जन आपने यहाँ पर कंसीडर किया है एक्स इक्वल टू रो साइन फी कॉस थीटा, बाई इक्वल टू रो साइन फी साइन थीटा, एंड जेड इक्वल टू रो कॉस फी। जब आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन यू गॉट रो इक्वल टू आर, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है अभी। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे देन आपको मिल जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फी, एंड देन विद दिस वन रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फी प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फी, विद दिस टू आपके पास दिस कम्स इन द फॉर्म रो स्क्वायर, और राइट हैंड साइड इज द रेडियाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सो रो इक्वल टू आर। अब रो आपका वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, ये पोलर में आपको ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे से सिखाया है। तो जैसे हम पोलर के अंदर करते थे सेम वही अप्रॉक्सीमेशन प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू हो गई, फिर हम थीटा कितना ले रहे हैं, फी कितना ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहीं पर कोई चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं बिकॉज कंप्लीट स्फीयर आपको दिया हुआ है। सो वॉल्यूम V is integral rho equals to 0 to R, then we put theta value, theta is 0 to 2 pi, then we put phi value, phi is 0 to pi, and a small volume is volume of the small element dV. dV is basically rho square sin phi डी फी। मैंने जो यहाँ सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से लिखिए अब, डी थीटा डी रो, और इनको अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है ये अमाउंट मैंने कैसे यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली? जल्दी बोले भाई। सर आपने ये ऑर्डर कैसे लिखा, ये जो लास्ट में लिखा है? इंटीग्रल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जिस तरह से, या देखिए कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप इंटीग्रेशन अगर आप कुछ यहाँ पर वेरिएबल लिमिट्स होती तो उनके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर फिक्स करना पड़ता। अभी तो आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पर रो को सबसे पहले यहाँ पर दे सकते हो, देन थीटा देन फी, क्योंकि सारी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, तो इस केस में तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, उसके लिए ये स्मॉल सेगमेंट का मैंने वॉल्यूम लिखा है एंड देन इंटीग्रेट ओवर ऑल लिमिट्स। ये चीज आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, सो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं फटाफट। दिस इज रो इक्वल टू 0 टू r, दिस इज थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फी का इंटीग्रेशन होना है तो रो एक्सक्यूज मी सर, सर हमने इसमें फंक्शन तो लिखा ही नहीं, एफ फंक्शन है ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम पर आपको फंक्शन कहाँ मिलेगा? वॉल्यूम के ओवर इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ऑब्टेन ही केवल वॉल्यूम करना है, एफ गिवन ही नहीं है। ठीक, कुछ इंटीग्रल्स ऐसे हो सकते हैं आपके पास, जैसे जो हमने यहाँ पर इसको लिखा है, ठीक है, वन इज दिस वन और सेकेंड वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओनली डीवी, सो आवर केस इज ओनली दिस वन,
ठीक है, so this is d dash. अब यहाँ पर f नहीं है तो हम f पुट नहीं करेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज रो स्क्वायर साइन फी डी रो डी फी डी थीटा. सो हमारा जो केस है वो अभी बेसिकली सेकंड वाला है. तो हम ये कार्टेशियन में ना लिख के इसको लिख रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इंटीग्रेट कर लेंगे, रो स्क्वायर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फी. सो साइन फी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस फी एंड द लिमिट्स आर 0 to pi. दिस इज डी थीटा डी रो. इंटीग्रल रो इक्वल्स टू 0 to r, integral theta equals to 0 to 2 pi rho square. Now minus of cos pi minus minus plus cos of 0, this is d theta d rho. So this amount is 2 minus 1 and into 1, oh sorry, minus 1 into minus is plus 1 and this one is plus 1. So total is 2. 2 is taken out. This is rho equals to 0 to r, theta equals to 0 to 2 pi. And now this is the rho square d theta d rho. अगेन हम अभी रो को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सो रो स्क्वायर इज अगेन टेक आउट फ्रॉम थीटा, रो इक्वल्स टू 0 to r. So this is the rho square and the integration of d theta is theta which is 0 to 2 pi. So its value is finally 2 pi. It taken out 2 into 2 pi integral rho equals to 0 to r rho square d rho. Now the integration of this one, this is the rho 3 by 3 0 to r. Substitute this value, then this is 4 pi upon 3, and when you substitute this limit, then this is r cube. So this is units.